आज हम बात करेंगे कि बालों को गिरने से कैसे रोका जाए और सिर्फ यही नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो बाल गिर रहे हैं इन्हें दोबारा कैसे उगाया जाए। बहुत से लोगों का ये मसला होता है, इसलिए ये टॉपिक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये मसला हमारे जिस्म के एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन से एक और चीज़ बनती है जिसका नाम डीएचटी है। तो ये डीएचटी बालों के गिरने की वजह बनता है। ये बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। और बाल गिरने से रोकने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, ये भी उस प्रोसेस को, उस अमल को रोकती हैं जिसमें डीएचटी बनता है। ये प्रोसेस मैं आगे आपको बताता हूँ। और जब इस प्रोसेस को आप रोक देते हैं तो डीएचटी कम बनता है और बाल गिरना रुक जाते हैं, नए बाल उगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअली नए बाल उगाने में ये डीएचटी रुकावट बनता है। ये हमारे सर की जिल्द में कुछ खास हिस्सों पे जाके चिपक जाता है, इन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। इन रिसेप्टर्स पे जाके कनेक्ट हो जाता है। इस कनेक्शन की वजह से बाल या तो उगते ही नहीं है, और अगर उगते भी हैं तो बहुत ही पतले और छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम मिनिएचर हेयर कहते हैं। और इस वीडियो में मैं इसी पॉइंट पे फोकस करूंगा क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है। होता ही है कि जब डीएचटी बार बार रिसेप्टर के साथ जाके कनेक्ट करता है तो इस कनेक्शन की वजह से ये रिसेप्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों में जेनेटिक होती है, फैमिली हिस्ट्री में होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। गुड न्यूज़ ये है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसकी रूट कॉज को हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं, और ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब कुछ लोग हेयर लॉस की मेडिकेशन पे जाते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये डीएचटी को ब्लॉक कर देती हैं, और इस ब्लॉकिंग के डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जिस्म में कमजोरी आ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, डिक्रीज लिबिडो, जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, मर्दाना कमजोरी, और कभी कभी डिप्रेशन तक हो सकता है। तो एक्चुअली इस मसले को आप डीएचटी को कम करके फिक्स नहीं कर सकते। मसला रिसेप्टर में, इसकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, इस रिसेप्टर के ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से बाल गिरने लगते हैं, और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जेनेटिक होती है। अब फिर सवाल ये है कि इस रिसेप्टर को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। कुछ सप्लीमेंट्स भी मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि सा पाल्मेटो, और कुछ दूसरी हर्ब्स भी हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों पे काम करती हैं, लेकिन सबके लिए इफेक्टिव नहीं होती। तो इन हर्ब्स पे मैं बात नहीं करूंगा। मैं आपको आज एक नए एंगल से इस मसले का सोल्यूशन दूंगा, और वो है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि हम अपनी जीन्स के ऊपर काम कर सकते हैं, यानी ऐसे एक्शंस ले सकते हैं जो हमारी जीन्स को अच्छा बनाए, यानी हमारी डाइट, लाइफस्टाइल और कुछ नेचुरल चीज़ें जो सस्टेनेबल भी हों, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर करें, साइड इफेक्ट्स ना हो, और जिनसे हम लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी ले सकें। तो ये टोटल 5 फैक्टर्स हैं जिन पे हमें काम करना है। पहला है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक कंडीशन है जिसमें आपके स्कैल्प तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचती, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो बालों की जड़ें यानी हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि ऑक्सीजन की कमी होती क्यों है। 3 मेन रीजंस हो सकती हैं। नंबर 1 अनीमिया, खून की कमी, इन्फ्लेमेशन, सोजन, और नंबर 3 एक्सरसाइज की कमी। अब आपको अपनी सिचुएशन को समझना। एक्सरसाइज, क्या आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं? अगर नहीं तो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, खून की रवानी बेहतर होती है, और खून ही ऑक्सीजन को सप्लाई करता है पूरे जिस्म में। तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से ऑक्सीजन आपके सर की जल तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी। अनीमिया, क्या आपको अनीमिया, और अनीमिया की भी 2 टाइप्स होती हैं। आयरन अनीमिया, जिसमें आपके जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है। B12 अनीमिया, जिसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। आयरन और B12 ये दोनों रेड मीट से आपको अच्छी मिकदार में मिल जाता है। लेकिन अगर आप मीट नहीं खाते, ग्रेन्स या अनाज और सब्जियां सिर्फ खाते हैं, तो ये एक वजह हो सकती है इसकी कमी की, क्योंकि आपकी डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। अगर तो आप वीगन हैं या वेजिटेरियन डाइट पे हैं तो आप आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। B12 के लिए मेथिलकोबालामीन ले सकते हैं। फिर अनीमिया की एक और वजह हो सकती है स्टमक एसिड की कमी। अगर आपके मैदे का तेजाब पूरा नहीं है तो इससे आपके जिस्म की आयरन और B12 को जज्ब करने की, इसे एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। इसकी और भी कुछ अलामात होती हैं, बदहजमी, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स, गर्ड, खाना सही तरह हजम नहीं होता। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। आमतौर पे ऐसी डाइट जिसमें अनहेल्दी फैट्स ज़्यादा हों, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। और खाने की चीज़ों में सबसे कॉमन चीज़ जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है वो है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो इन ऑयल्स में होते हैं। सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सैफलावर ऑयल, इन सब ऑयल्स को आप अपनी डाइट में से फ़ौरन निकाल दीजिए। इनकी जगह ओमेगा 3 फैट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, और ओमेगा 3 सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कम करता है। फिर एक और नेचुरल सोर्स है विटामिन डी। ये ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करने में बल्कि हेयर लॉस को रोकने और आपके बालों को दोबारा उगाने में भी मदद करता है। अगर तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं पहले, तो इसकी डोज आप 10,000 आयु से कम ना रखें। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि ज़्यादातर लोगों का विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम होता है। दूसरा, जितना विटामिन डी आप लेते हैं ये सारा एब्जॉर्ब नहीं होता। तो विटामिन डी की कमी की एक बड़ी वजह ये है।
अब विटामिन डी काम कैसे करता है? ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे आपके सर की जल्द की हेल्थ इंप्रूव होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये डीएचटी रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को कम करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो डीएचटी और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे हेयर लॉस बढ़ता है। ये भी मैं आपको बताऊं कि कई लोगों के बाल सिर्फ विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से ही वापस आने लगते हैं। डाइट से विटामिन डी लेना बहुत मुश्किल होता है। आजकल भाग दौड़ में ज्यादातर लोग धूप में भी नहीं बैठते हैं, इसलिए सप्लीमेंटेशन बेस्ट ऑप्शन है। तो ये एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है जो आपकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और आप अपने बाल वापस पा सकते हैं। तीसरा फैक्टर है एल-लाइसीन। ये एक अमीनो एसिड और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। ये डायरेक्टली डीएचटी रिसेप्टर पे काम करता है और इसकी सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है। अगर आप एल-लाइसीन सप्लीमेंट लें तो बेहतर है कि आप इसे खाली पेट लें। फूड सोर्सेज की बात करें तो एल-लाइसीन ज्यादातर आपको एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलता है, जैसे कि रेड मीट, चिकन, सी फूड, फिश, अंडे वगैरह। पांचवा फैक्टर है एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को बैलेंस करना, जो कि औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में उतार चढ़ाव बालों की सेहत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद ये लेवल अचानक गिर जाता है और इसकी वजह से फिर पोस्टमार्टम हेयर लॉस शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स के दौरान एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेरी हेयर लॉस होता है। फिर मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जो क्रॉनिक हेयर लॉस की एक बड़ी वजह। सवाल ये है कि एस्ट्रोजन को कैसे बैलेंस रखा जाए, तो ये डिपेंड करता है कि इशू क्या है, अंडरलाइंग वजह क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि फाइटो एस्ट्रोजेंस का इस्तेमाल। फ्लैक्स सीड्स, इसमें नेचुरल एस्ट्रोजन होता है जो बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करता है। फिर अपनी डाइट में आप कोलेस्ट्रॉल फूड्स लाइक एग योक्स और बटर शामिल करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स का रॉ मटेरियल है। कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स बनते हैं और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन और सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अब इनके अलावा भी और चीज़ें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन मैं मेनली इस वीडियो में डीएचटी रिसेप्टर पे बात करना चाह रहा था। तो इन आइडियाज़ पे वर्क करें, अपनी डाइट में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को शामिल करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, डाइट में से गलत चीज़ों को निकाल दें जो इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।